आज बाड़मेर की इस पवित्र धरती पर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारा अपना जो राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, उसकी 150वीं जयंती चल रही है और उसकी 150वीं वर्षगांठ के ऊपर पूरे भारत में कार्यक्रम आयोजित करके उसकी वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने भी राजस्थान में वंदे मातरम गीत का 150वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया और इसी के तहत बाड़मेर में आज कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। आज कई सेवा के कार्यक्रम भी हुए या जो दौड़ के कार्यक्रम भी हुए, ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम भी हुए, सफाई व्यवस्था के कार्यक्रम भी हुए। तो निश्चित रूप से ये जो आज वंदे मातरम का जो राष्ट्रगीत है उनकी वर्षगांठ हम सब लोग पूरा देश मना रहा है। वंदे मातरम में एक ऐसा गीत है जो राष्ट्र की वंदना करने का उसमें गीत है, माँ भारती की वंदना करने का गीत है, माँ भारती के प्रति राष्ट्र भाव जगाने का जो गीत है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने उस समय लिखा था जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे और हम लोग हमारा देश पूरा आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। और उस समय देश में हर युवा, हर नागरिक के मन में एक भाव जगाने की जरूरत थी, राष्ट्र भाव जगाने की जरूरत थी, देशभक्ति जगाने की जरूरत थी। उस समय जैसे ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये वंदे मातरम गीत लिखा और वंदे मातरम गीत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया और निश्चित रूप से उस समय ये गीत इतना प्रचलित हुआ कि देश का हर नागरिक अंग्रेजों के विरुद्ध में खड़ा हुआ। जगह जगह पर आंदोलन हुए और आंदोलन सफल भी हुए और आखिरकार का हमारे जो योद्धा है, शहीद है और हमारे महापुरुष है, उन देशवासियों के संघर्ष से, हमारे युवाओं के संघर्ष से वो देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज आज़ादी के बाद में 75 वर्ष हुए और हम लोग जैसे इस वंदे मातरम की 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी इस जयंती के माध्यम से हम इस गीत को जन जन तक पहुँचाए, इस गीत के भाव को जन जन तक पहुँचाए, इस दिशा में जो ये कार्यक्रम सारे आयोजित करने का निर्णय लिया हुआ है। तो निश्चित रूप से आज जैसे जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान जनगण मन, वो सभी लोगों को याद रहता है, हर आदमी को याद रहता है, लेकिन ये राष्ट्रगीत हर व्यक्ति को याद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी ये गीत याद नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए ये जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे एक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया पूरे देश भर में, पूरे राजस्थान भर में, और जगह जगह जैसे सेवा के संकल्प से इसको जोड़ा और जगह जगह कार्यक्रम करवा करके जन जन तक पहुँचे और इस गीत के भाव को, इस गीत को लोग अपने कंठस्थ याद भी करें और साथ ही साथ में इस गीत के भाव को लेकर के हमारा देश आगे बढ़े, युवा भी इस गीत से जुड़े, जिससे वो राष्ट्रभक्ति के भाव को समझते हुए देश की विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के जो 100 वर्ष पूरे करेगा देश, तब तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बने और पूरी तरह से विश्व गुरु बने। तो निश्चित रूप से उसके लिए ये जो देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति के मन में बहुत ज़रूरी है। जब देशभक्ति की भावना आएगी हर व्यक्ति के मन में, तो निश्चित रूप से देश विकसित राष्ट्र बनेगा और आगे आने वाले समय में हर व्यक्ति देश के विकास में अपनी
भागीदारी निभाएगा। देश की एकता और अखंडता के मामले में हर व्यक्ति अपनी भागीदारी निभाएगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने में हर व्यक्ति अपनी भागीदारी निभाएगा और देश के प्रति हमारे जो अधिकारों के साथ की जागरूकता और साथ साथ में देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है उन कर्तव्यों को निभाएगा हर व्यक्ति, तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा और विकसित भी बनेगा। इसीलिए आज का ये कार्यक्रम रखा था और ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी संबंध में रखी है। और आत्मनिर्भर भारत जो अभी चल रहा है उसको भी हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक पहुँचाए और स्वदेश में बनी, हमारे देश में बनी लोकल फॉर वोकल जो चीज़ें उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ले, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जैसे निर्मित इंडस्ट्रीज के है ना, इंडस्ट्रीज वालों को भी लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ निर्मित वस्तुएं हम उपयोग में लेंगे तो हमारे यहाँ जो कारीगर है, मजदूर है, उनकी खून पसीना का जो है उनको भी श्रम मिलेगा, उनको भी रोजगार मिलेगा और उनके श्रम से बनी हुई वस्तुएं अपन उपयोग में करेंगे तो हम लोग है आत्म स्वाभिमान निश्चित रूप से हम महसूस करेंगे। आज इस अभी जैसे हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वीं जयंती अभी चल रही है, उस संबंध में भी जगह जगह कार्यक्रम हुए हैं और जिस तरह से आज़ादी के बाद में देश आज़ाद हुआ और हमारे यहाँ जैसे बहुत सारी रियासतें थी जो उस समय विलय नहीं हो रही थी, उस रियासतों को विलय करने में जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई इस राष्ट्र को एक करने में, इसकी एकता और अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह से काम किया उनको भी नमन करना चाहते हैं। भगवान बिरसा मुल्ला जो आज़ादी की लड़ाई में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, उनके भी जैसे 150वीं जयंती चल रही है, उनको भी नमन करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इसी संबंध में सर, जमीयत उलेमाए हिंद ने और मुसलमानों के अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी कई प्रतिनिधि, चाहे महाराष्ट्र के अबू आजमी हो, चाहे यूपी के कई लोग हो, उन्होंने इस तरीके का ये बयान दिया है कि ये इस्लाम उनके मजहब के विरोध में वंदे मातरम में जो उनके ऊपर थोपा जा रहा है वो इसको नहीं गाएंगे। क्या मानते हैं 25 करोड़ अल्पसंख्यक इसका विरोध कर रहे हैं और मामला कोर्ट में भी गया है? वंदे मातरम एक राष्ट्र गीत है और ये देश में जन जागृति फैलाने और देशभक्ति के संबंध में और मातृभूमि की वंदना के संबंध में लिखा है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है और इस देश का नागरिक है और हर व्यक्ति को अपने देश के राष्ट्रगीत की वंदना करनी चाहिए, अपने देश के राष्ट्रगीत को नहीं, ये तो आपकी सलाह है सर, आप विरोध को कैसे देखते हैं? मेरी बात सुनो, ये विरोध करना ही जैसे किसी का धर्म नहीं है भाई। आप जिस राष्ट्र में रहते हो, जो राष्ट्र आपका है, इस देश में रहने वाला हर भारतीय का है और हर भारतीय का ये धर्म है कि वो अपने देश को सर्वप्रथम माने, अपने देश के लिए काम करे और देश की आराधना करे, देश की वंदना करे, मातृभूमि की वंदना करे। तो इसमें किसी को सलाह देने की जरूरत नहीं है ना, ये तो हर भारतीय का कर्तव्य है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, अपने अधिकारों के साथ साथ में अपने कर्तव्य क्या है, कर्तव्य का भी निर्वहन हर देशवासी करे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये बयान आया है कि अगर एक धर्म विशेष का अगर कोई कुरान पढ़ने में जिस तरीके से हिंदुओं को आपत्ति होती है, वैसे वैसे हमारी को आपत्ति है वंदे मातरम पढ़ने में। ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ, मतलब मजहब के विरोधी मानते हैं इसको। ये जैसे है ना, वंदे मातरम गीत किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है। वंदे मातरम राष्ट्र वंदना का गीत है, देश की वंदना का गीत है, मातृभूमि की वंदना का गीत है। तो इसमें सबके लिए है, मातृभूमि के लिए गीत है और मातृभूमि के प्रति अपने भाव जगाने के गीत है, मातृभूमि के प्रति अपना समर्पण जगाने की गीत है। तो निश्चित रूप से इसमें मैं कहता हूँ कि जो है ना, अपने अधिकारों के साथ में कर्तव्य से विमुख न हो, सभी को अपना कर्तव्य निभाने की जरूरत। सर 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा वक्त बीतने को, आपकी सरकार आए हुए बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय में जो व्यवस्थाएं चल रही थी, आपकी सरकार ऐसी आई कि उन व्यवस्थाओं पे मानो ग्रहण लग गया। अब सोनोग्राफी से लगा के और सिटी स्कैन मशीन तक लोगों को वेटिंग में रहना पड़ रहा है। पहले ये स्थिति नहीं थी आपकी सरकार आने से पहले। आप अपनी फेलियर मानते हैं कि नहीं? 2 साल में डिपार्टमेंट आपके हाथ में नहीं सर। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था भाई उस बात को कितने महीने हो गए? सिटी
स्कैन मशीन जल्दी लग जाएगी। सिटी स्कैन की प्रक्रिया ठेठ मंत्रालय तक पहुंच गई है। वहां पर जैसे 2 साल से सर हाँ, वो जैसे प्रक्रिया होती है वो जैसे वहां तक जैसे बहुत जल्दी वो सरकार से आने वाली है। और अभी जैसे जो सिटी स्कैन बाहर कर रहे हैं उनका जो टेंडर के समय पूरा हो गया। अभी नया टेंडर पे जब तक वो नहीं आएगी सर तब टेंडर तक- हो चुका है सर। पीएमओ 2-3 बार कह चुके हैं, कलेक्टर ने कह चुका है कि टेंडर हो चुका है। सर क्या बात कर रहे हैं सर, आप इस बात को अधिकारी को बुलाइए सर, हम उनके सामने बात करते हैं आपसे। जब तक टेंडर वो है ना सर वो आप नहीं प्रभारी आती। मंत्री, आप इसको टरका रहे वो हैं, नहीं आप सर आती। इसको टरका रहे हैं सर। वो नहीं आती तब पब्लिक तक देख वो रही है, टेंडर- आप इसको टरका रहे हैं। 2 साल में लगातार वहां पत्रकार आपसे सवाल पूछते रहे हैं कि बाड़मेर के राजकीय अस्पताल के अंदर सिटी स्कैन मशीन लोगों को महंगे मोल पर बाहर जाके करवानी पड़ रही है। सरकार कलेक्टर ने से- सर कलेक्टर कलेक्टर ने ने ये तो कहा था कि डीएमपी फंड से उस मशीन को लगा देंगे, पर अभी 2 तक साल हो नहीं गए हुआ। सर। डीएमपी फंड भी आवंटन हो गया पर मशीन आपकी सर प्रभारी मंत्री की सुनते नहीं है जब तक- प्रशासन के लोग, क्या बात है? जब तक सरकार से नहीं आती या डीएमटी फंड से नहीं होती तब तक उसको टेंडर करके उसी को टेंडर का है? हॉस्पिटल में- अभी टेंडर लगाएंगे और हॉस्पिटल में उसको लगाएंगे। जो सर अभी जो कोई बाहर से कराने समय जा रहे सीमा हैं, तय है कि नहीं हर चीज का? समय सीमा आपकी सर विधायकों की नई समय- गाड़ियां लैपटॉप का समय- कहीं अगर चलाया तो 3 महीने में फाइन क्लीन हो जाती है सर। भाई, जैसे अब कह दिया कलेक्टर को, आज भी कह दिया कि लगा देंगे। तो वो सर जैसे आप सरकार टेंडर के प्रतिनिधि हैं, टेंडर की प्रक्रिया आपको प्रभारी मंत्री बनाया गया है। जितना समय हम आपसे लगेगा। सवाल ये कर रहे हैं कि 2 साल से बाड़मेर के चिकित्सालय की समस्या को जितना- आपने सरकार के सामने निश्चित रखा रूप नहीं, से- रखा तो आपकी मानी नहीं, क्या निश्चित हुआ क्या रूप है? से हमने रखा और वो वहाँ से सरकार से भी स्वीकृति के लिए फाइल चली हुई है। आधी से 2 साल बीत गए हाँ, सर। तो फाइलों में देरी हो सकती है लेकिन फाइल चली तो हुई है। आम जनता क्यों मंत्री- भुगते सर आपकी देरियों में, मंत्री जी देरियों के चक्कर में? मंत्री जी के ऑफिस में पड़ी है निश्चित रूप से। और वो जैसे ही वहाँ से स्वीकृति होगी तो आ जाएगी। कब आएगी होगी स्वीकृति? अरे भाई मेरे जैसे मैं 2 साल हो गए सर, 2 साल। आम जनता की पीड़ा समझिए सर। मंत्री जी को कह दिया और उनके फाइल में ऑफिस में पड़ी है तो जल्दी आ जाएगी। वो आने से पहले अभी जैसे अधिकारियों को निर्देश दे दिया है और वो निश्चित रूप से जो बाहर करने जा रहे हैं उसको आपकी 6 महीने पुराना इंटरव्यू सुनाऊं आपको, आप खुद कह रहे हो कि 2 महीने के अंदर काम, महीने भर में काम हो जाएगा। शॉर्ट टेंडर करके उसको अभी हॉस्पिटल में तो लगा सर के मैं आपको बताता हूँ, आपने 6 महीने पहले ये कहा था कि महीने भर के अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आज उस बात को इतना वक्त बीत चुका है, आपकी चलती नहीं है सर, या बाड़मेर में क्या बात है? राजकीय चिकित्सालय जो मेडिकल कॉलेज है इसके अंदर जो कर्मचारी लेने थे संविदा पर घोटाला हो गया करोड़ों का सर। उसके अंदर भारी अनियमितता मिली आगे 87 लोगों के नाम आ रहे हैं। अंदर यहाँ के जो आईएएस है उन्होंने इसकी जांच करी और उसमें भारी अनियमितता बताई है, पाई गई। तो क्या आपकी सरकार, क्या आप ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करवा करके ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजेंगे? अभी जैसे वो जो जांच रिपोर्ट जांच पूरी हो गई है और जांच रिपोर्ट जैसे सक्षम स्तर पर पहुंच गई है और उसकी रिपोर्ट पूरी देखने के बाद में जो दोषी है तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। टेंडर यदि गलत हुआ तो उसके निरस्त भी करेंगे और जैसे है ना फेयर तरीके से कराएंगे। किसी तरह घोटाले करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं और निश्चित रूप से उसकी पूरी कार्रवाई करेंगे। सर आप बाड़मेर के प्रभारी मंत्री है, क्या आपके संज्ञान में ये नहीं है कि बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जो पिछले 6 सालों से बनकर तैयार हो गई है और वहाँ पर स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने पहले थोड़ी देर पहले एक बयान में कहा था कि मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। कल चल रहा है ना मेडिकल कॉलेज का हाँ चल भी रहा है अभी कॉलेज आधा पार्ट चल रहा है, आधा पार्ट हॉस्पिटल का चल रहा है सर, मेडिकल कॉलेज का नहीं, हॉस्पिटल का चल रहा है सर। मल्टी स्पेशलिटी सेंटर का काम चल रहा है तो वो सर। चल रहा है ना भाई, मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है ना, कोई पूरा नहीं हुआ। सर हम तो ये आपसे चाहते हैं कि आम जनता जो है उनके लिए कोई समय सीमा तय क्यों नहीं है? हम चिंतित है। जवाबदेही का है सर, 2 साल में जवाबदेही हम तय नहीं कर पाए। सामने जवाब है ना, जवाब मैं दे रहा हूँ ना, सक्षम हूँ और जी। जवाब दे रहा हूँ ना। मैंने मंत्री जी से बात कर ली, फाइल मंत्री जी के पास ऑफिस में पड़ी है और वो वहां से जैसे आदेश होते हैं तो निश्चित रूप से वो भी आएगी। ठीक है, उसके वो नहीं आती है तब तक इनको कह दिया कि तब तक वो उसको जो हॉस्पिटल के अंदर लगाओ उसको। कलेक्टर ने सर कलेक्टर हाँ पीपीपी मोड नहीं शुरू हुआ सर। सर कलेक्टर ने जिला परिषद की मीटिंग में कहा था कि भाई सरकार से कब टेंडर होंगे? कब टेंडर होंगे, कब होंगे। मैं डीएमटी फंड से DMFT फंड दोनों उसको बाद दोनों भी मेरी अच्छे बात हो गए। सुनो, दोनों तरफ से जैसे है ना डीएमएफटी फंड वो में तो फिर हो गया सर, आवंटित भी हो गया DMFT सर, से ले लिया। आवंटित भी हो अब गया। सरकार से आ रही है तो डीएमएफटी फंड से सर, डबल थोड़ी देंगे। सर हम
हम आपकी जो मंशा है उस पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि समय सीमा क्या आम जनता के कुछ सुविधाओं के लिए, खासकर स्वास्थ्य जैसी गंभीर सुविधाओं के लिए, क्या हम 2-2 साल इंतजार करेंगे सर? बिल्कुल आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। हमने अभी जैसे अभी मैं हॉस्पिटल में था, अभी निर्देश उनको कर दिया कि जब तक वहाँ जैसे हॉस्पिटल जयपुर से नहीं आती तब तक इसको पीपीपी मोड पे करके भी इनकी जनता की सुविधा दी जाएगी। ये अभी बात है, अभी आधे घंटे पहले की बात है। पीपीपी मोड पे अब रन होगा या हो रहा है? अरे भाई अभी जैसे आदेश दिया तो वो जो प्रक्रिया करनी है, हाँ वो महीने भर में हो जाएगा सर? हाँ, करेंगे ना। अभी जो प्रक्रिया करनी है वो मतलब अगली बार आप बाढ़ में आएंगे तब आप हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सोनोग्राफी और सारी जो चिकित्सा मशीनें काम कर रही है। हम करेंगे बिल्कुल। सर क्या मानते हैं किस तरीके से राजस्थान भर में सड़क हादसों में वृद्धि हुई है? सीधे तौर पर सरकार, पुलिस और परिवहन विभाग इनको संदेह के दायरे में लिया जाता है। 1.5 साल तक आपके जिस तरीके से जयपुर में हादसा हुआ, 1.5 साल से उसके चालान सर पेंडिंग पड़े थे। आपकी सरकार आए हुए 2 साल हो गए, 1.5 साल में आपके पूरे सिस्टम को ये मौत के वाहन नजर नहीं आए, क्या हुआ सर? न तो हमारी सरकार आने के बाद में ये हादसे हुए, मतलब हादसे पहले भी होते थे, हादसे अब भी हो रहे, ठीक है ना। व्यवस्था है, जैसे मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, हमने आते ही इसकी बढ़ाई है, ठीक है। अब जैसे चलती गाड़ी के अंदर अचानक आग लग जाए, ऐसी घटना हो जाए, तो जैसे उन घटना में जो लापरवाह अधिकारी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने दोषी है उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मॉनिटरिंग लगातार हमारे परिवहन विभाग की भी रहती है, पुलिस विभाग की भी रहती है, लाइसेंस की भी जानकारी जैसे है ना, जैसे समय समय पे लाइसेंस भी रद्द करते हैं, जैसे शिकायत आती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। ये लगातार प्रक्रिया है। सरकार आई उससे पहले भी जैसे पहले वाली सरकार ने भी किए होंगे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हमने मॉनिटरिंग और भी ज्यादा बढ़ाई है और निश्चित रूप से दोषियों के विरुद्ध हम कार्रवाई करते हैं। सर अंतर चुनाव चल रहा है, उसमें बीजेपी को कहां तक देखते हैं, कहां बीजेपी सफल होगी इस बार? अंतर चुनाव में अभी जो स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से लोगों के भाव मोरपाल सुमन जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ में जुड़े हुए हैं और एक स्थानीय प्रत्याशी के रूप में जुड़े हुए हैं। पहली बार किसी पार्टी ने जैसे वह स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिया है। सेवाभावी व्यक्ति है और लोगों के जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जनता में एक तरफा भाव जुड़े हुए हैं। और आने वाला जो 11 तारीख को चुनाव है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मतलब भारी मतों से जीत करके विधानसभा में पहुंचेगा। ये 100% गोविंद सिंह डोटासरा सर ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अंतर चुनाव के अंदर जीतना चाहती है। भाई वहाँ तो सरकारी मशीनरी कोई काम कर ही नहीं रही है ना। वहाँ तो पूरे जनप्रतिनिधि चुनाव में प्रचार में लगे हुए हैं और जनप्रतिनिधि अपना काम करते हैं और जनता अपना काम करती है। कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग वहाँ होता ही नहीं। आरोप लगाने वाले तो वैसे ही आरोप लगाते हैं हमेशा। वो तो कभी कहते हैं वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी कोई होती है क्या? तो वो तो कह ही रहे हैं सर, कहने से थोड़ी होता है भाई। जब हारते हैं तो वोट चोरी करते हैं, जीतते हैं तो कैसे वोट चोरी नहीं हुई, तो वहाँ फिर कैसे हम यदि वोट चोरी करते हैं, सब जगह कर लेते हैं। ठीक है भैया।